आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान प्री बोर्ड पेपर को हल करके बताया जाएगा। 2026 में जो रसायन विज्ञान का प्री बोर्ड पेपर हुआ है, पेपर का कोड 347 BCH के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 4 तक के सभी प्रश्नों को जो है हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहां पर जो है उस भाग का वीडियो मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। तो 5 का जो है क वाला प्रश्न है, कोलराउस का नियम को समझाइए। इस नियम से दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर कोलराउस का नियम के बारे में पूछा गया है और यहाँ पर जो है उसके वैद्युत जो है अपघट्ट का वियोजन स्थिरांक कि आपको किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लिखेंगे यहाँ पर कोलोराउस का नियम। किसका नियम लिखेंगे यहाँ पर? कोलोराउस का नियम। तो कोलोराउस का नियम क्या है? तो यहाँ पर अगर ये कोलोराउस का जो सूत्र देख रहे हैं, अगर ये सूत्र आपको याद है ना, अगर सूत्र बनाना जान गए हैं तो परिभाषा भी बनाना सीख लेंगे, क्योंकि इसका नाम लिखना है और इसका नाम लिखना है और इसका नाम लिखना है और योग कर देना। इसका नाम है अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। उसके धन आयन है या ऋण आयन के अनंत तनुता के तुल्यांकी चालकता के योग की क्या होता है? बराबर होता है। कोलोराउस का नियम कहलाता है। तो कैसे उत्तर लिखेंगे यहाँ पर? कोलोराउस का नियम, किसी वैद्युत अपघट्ट के अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उनके धन आयनों तथा ऋण आयनों के अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। इसे कोलोराउस का नियम कहते हैं। मतलब इन दोनों का योग यह अकेले जो है बराबर होता है। इसका क्या नाम है? अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। इसका क्या नाम है? धन आयन। और इसका क्या नाम है? ऋण आयन के अनंत तनुता के तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होता है। कोलोराउस का नियम जो है कहलाता है। अब यहाँ पर लिखेंगे कोलोराउस के नियम के जो है अनुप्रयोग क्या हैं। तो यहाँ पर पहला लिख लेंगे यहाँ पर अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो इनका अनुप्रयोग है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा ज्ञात करने में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न में क्या पूछा गया है? वियोजन स्थिरांक को जो है कैसे ज्ञात करेंगे। तो वियोजन स्थिरांक का सूत्र होता है अल्फा बराबर लेमडा सी बटा लेमडा इन्फिनाइट। इसका नाम है चालकता है और इसका नाम है अनंत तनुता पर जो है तुल्यांकी चालकता है। तो यहाँ पर कोलोराउस का नियम क्या थे और वैद्युत जो है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से इस फार्मूला के माध्यम से वियोजन स्थिरांक की गणना कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है समझ में आ गया होगा कि कोलोराउस का नियम क्या है और उनमें जो है इनका वियोजन स्थिरांक क्या है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल दिया गया है 0.02 या 0.025 मोल लीटर का इनवर्स जो है मेथनोइक अम्ल की मोलर चालकता का मान दिया गया 46.1 दिया गया है। यदि जो है मेथनोइक अम्ल जो है का जो है यहाँ पर मान जो दिया गया है, कितना दिया गया है? 404.2 सीमेंज जो है सेमी का इनवर्स मोल का इनवर्स है। मतलब इसका नाम क्या है? तो सीमांत मोलर चालकता इसको कहा जाता है। तो सीमांत मोलर चालकता का मान दिया गया, इसके वियोजन जो है मात्रा का जो है परिकलन कीजिए। मतलब यहाँ पर इसका नाम बताया गया कि इसका जो नाम क्या है, तो सीमांत मोलर चालकता का मान जो है दिया गया है और वियोजन की मात्रा की गणना करेंगे। तो इस प्रश्न में देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 मान दिया गया, एक यहाँ सांद्रता दिया गया है और एक मोलर चालकता दिया गया है और सीमांत मोलर चालकता दिया गया। तो इसको कैसे जो है हल करेंगे, एक एक लाइन जो है आपको समझाया जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है। अब पहला जो इसमें मान जो दिया गया इसको नोट कर, सबसे पहले इसमें देखेंगे इसका में सांद्रता का मान कितना दिया है। तो लिखेंगे यहाँ पर सांद्रता का मान प्रश्न में दिया गया है 0.025 मोल लीटर का इनवर्स दिया गया। ये तो सांद्रता हो गया और यहाँ पर सांद्रता का मान दिया गया और मोलर चालकता का मान कितना दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर मोलर चालकता का मान प्रश्न में दिया गया है। मोलर चालकता बराबर प्रश्न में दिया गया कितना? 46 जो है एक सीमेंज जो इसको पढ़ेंगे सेमी का जो है यहाँ पर स्क्वायर है प्रति मोल का जो है यहाँ मान दिया गया है। मोल दिया गया, मोलर चालकता हो गया। अब अनंत तनुता पर जो है मोलर चालकता कितना दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर अनंत जो तनुता पर जो है मोलर चालकता उसको सीमांत नाम रखा जाएगा। क्या नाम रखा गया? सीमांत नाम रखा गया है। सीमांत जो है सीमांत मोलर चालकता का मान प्रश्न में कितना है।
तो लिखेंगे सीमांत मोलर चालकता का मान प्रश्न में दिया गया है। कितना मान दिया गया यहाँ पर प्रश्न में, तो 404 दिया गया, 404.2 जो है सीमेंज जो दिया गया है, सेमी का स्क्वायर दिया गया है, सेमी का स्क्वायर, और मोल का जो है यहाँ पर इनवर्स दिया गया है, और यहाँ पर भी मोल का इनवर्स ही है, ठीक ना। अब ये मान जो है यहाँ पर अगर देखिए मोल का इनवर्स, जैसे इनवर्स कब लगाएंगे, जब ये ऊपर चला जाएगा ना तो मोल का इनवर्स लगा जाता है। तो यहाँ पर जो है मान जो है बट्टा लगाएंगे तो मोल का इनवर्स हटा दिया जाता है, ठीक ना। अब बट्टा जब हटेगा तो मोल का इनवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर 3 मान जो है दिया गया प्रश्न में, सांद्रता दिया गया था, मोलर चालकता दिया गया था, और सीमांत मोलर चालकता दिया गया है। और किसका मान पूछा गया है, तो इसमें वियोजन की मात्रा अल्फा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, अल्फा बराबर प्रश्नवाचक। अब अल्फा का सूत्र क्या है, तो अल्फा का अगर सूत्र देखें तो अल्फा बराबर होता है कि यहाँ पर सूत्र क्या बनेगा, मोलर, क्या बनेगा यहाँ पर, मोलर चालकता बटा, मोलर जो है चालकता बटा जो हो जाएगा, मोलर चालकता बटा सीमांत, क्या हो जाएगा आपका, सीमांत जो है, सीमांत मोलर चालकता, यह फार्मूला है, ठीक ना, सीमांत मोलर चालकता। अब इसमें मान को क्या करेंगे, रख लेंगे, इसमें मान को रख लिया जाएगा। तो अल्फा बराबर, अब मोलर जो चालकता का मान कितना दिया गया प्रश्न में, तो मोलर चालकता का मान 46.1 दिया गया, और सीमेंट जो है, सेमी का स्क्वायर जो है, मोल का इनवर्स दिया गया है, इतना मान नोट कर लेंगे। अब बटा जो है, और इसका मान क्या दिया है, 404.2 है। अब दोनों का जो है अगर दशमलव देखेंगे तो दशमलव आपस में क्या है, बराबर है। दशमलव को हटा सकते हैं, 461 हो जाएगा, और 4000 या 42 हो जाएगा। अब 4042 में 461 का भाग कर देंगे तो अल्फा का मान क्या आ जाएगा, लगभग में 0.011 जो है 4 आ जाएगा। यही जो है वियोजन की जो है यहाँ पर मात्रा निकल जाएगा। वियोजन की मात्रा निकालना था और वियोजन की मात्रा इसमें आ गया 0.114 जो है इसका मान आया है। तो यहाँ पर जो सूत्र को लागू किया गया यहाँ पर, तो यहाँ सूत्र जो याद रखेंगे, इसमें सूत्र कौन सा लागू किया गया है, तो मोलर चालकता का सूत्र भी याद रखे रहेंगे कि अल्फा का सूत्र याद रखेंगे, मोलर चालकता बटा सीमांत जो है मोलर चालकता होता है। यह अल्फा का नाम वियोजन की मात्रा है, और इसका में मान को रख करके भाग दे देंगे तो आपको अल्फा का मान जो है निकल जाएगा। तो अब सीखेंगे, अब अगला प्रश्न क्या है। अब अगला जो प्रश्न दिया गया है, किसी अभिक्रिया का संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषित कीजिए। ताप में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर किसी अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा की गणना कीजिए। यह मानते हुए कीजिए कि संकीर्ण ऊर्जा का मान ताप के साथ जो है परिवर्तित नहीं होता है। तो इसमें जो है एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है, और यहाँ पर संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषा भी लिखना है। तो सबसे पहले जो है संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषा समझ लेते हैं, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को जो है हल करके बताया जाएगा। तो यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, संकीर्ण ऊर्जा क्या है। तो संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषा क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया को अगर संपन्न होने में जो सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसी ऊर्जा को संकीर्ण ऊर्जा के से जाना जाता है, और उसको E से जो है प्रदर्शित किया जाता है। तो संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषा बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो E से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें जो न्यूमेरिकल दिया गया है, अब न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ताप, जो पहला जो ताप दिया गया T1 293 जो है यहाँ पर केल्विन दिया गया है, और दूसरा जो ताप दिया गया T2 ये 313 केल्विन दिया गया है, और अभिक्रिया का वेग कितना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। ये की गणना करना है, यहाँ R का मान जो है दिया गया, R का मान ये यूज करना है, और log 4 का मान की जगह पर यह मान को जो है यूज करना है। तो क्या क्या मान दिया गया है, 1 मान, 2 मान, और यहाँ पर 3 मान हो गया, और ये 4 मान, 5 मान, 5 मान जो है प्रश्न में दिया गया है। तो पांचों मान को जो है पहले नोट कर लेंगे। तो यहाँ पहला मान जो दिया गया T1 मतलब पहला टेम्परेचर, और पहला टेम्परेचर जो दिया गया 293 केल्विन दिया गया है। T2 बराबर जो दिया गया है यहाँ पर 313 जो है केल्विन दिया गया है, और यहाँ K2 जो बताया गया ना, K2 का जो मान है 4 गुना हो गया, पहले से 4 गुना हो गया। मतलब याद रखेंगे K2 जो है 4, K1 हो जाएगा 4 गुना हो गया। और R का मान प्रश्न में जो है नीचे जो है प्रश्न में दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। या R का मान जो दिया गया है, तो R का मान क्या है,
8.314 दिया गया है जूल। केल्विन का इनवर्स, मोल का इनवर्स, यह मान जो है इसमें दिया गया आर का मान। और लाग जो है 4 का मान दिया गया है। लाग 4 का मान कितना दिया गया है? तो लाग 4 का मान दिया गया प्रश्न में 0.6021। यह पूरा मान जो है यहाँ पर नोट हो गया। मान नोट होने के बाद इसमें पूछा क्या गया है, ई ए बराबर प्रश्नवाचक, ई ए बराबर जो है प्रश्नवाचक संकीर्ण ऊर्जा की जो है गणना करना है। अब यहाँ पर ई ए का क्या सूत्र होता है, ई ए के लिए क्या सूत्र लागू किया जाएगा? यहाँ सूत्र होता है लाग, यहाँ पर हो जाएगा लाग K2 बटा K1 बराबर होता है ई ए बटा हो जाएगा 2.303 और यहाँ जाएगा आर, और कोष्टक में लिखेंगे यहाँ पर क्या सूत्र होता है, T2 में से T1 घटेगा और T1 इंटू T2 होता है। किनका यह सूत्र है? आर्हेनियस का सूत्र है। किनका? आर्हेनियस के नियम से जो है इस क्वेश्चन को जो है अब हल करना रहेगा। अब इसमें मान को रखेंगे, याद रखेंगे T1 का मान दिया है, T2 दिया है, K2 दिया है, R दिया है, लाग 4 दिया है और ई ए की गणना करना है। इसमें मान को भरेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर अगला लाइन बनेगा लाग उतर जाएगा। अब लिखा K2, तो K2 बराबर क्या लिखा है? 4K1। क्या लिखेंगे? 4K1 बटा नीचे क्या है, नीचे जाएगा K1 बराबर ई के हमको जो है गणना करना है। तो यहाँ लिखेंगे ई ए, ई मैंने यहाँ ई के मतलब ई ए की गणना करना है। किसके? ई ए का नाम क्या है? संकीर्ण ऊर्जा। ई जो है यहाँ पर ए की गणना करेंगे 2.303 हो जाएगा। आर का मान प्रश्न में दिया गया है, कितना आर का मान है? 8.314 आर का मान हो गया। कोष्टक में लिखेंगे T2 कितना है? 313 माइनस 293 बटा जाएंगे बटा, और नीचे क्या बनेगा? 300 जो है यहाँ 200 का लिखेंगे 293 गुणे 313, यह मान को यहाँ पर रख लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्रमशः एक एक मान को एक बार और समझ लेते हैं। ये जो मान लिखे हैं, यह जो मान है K2 का है और यह मान है K1 है। ई यहाँ ए हो जाएगा, ई ए का नाम है संकीर्ण ऊर्जा। 2.303 हो गया, 8.314 आर का मान हो गया, T2 का मान, T1 का मान, T1 का मान, T2 का मान। अब इसी को हल करेंगे। कैसे हल होगा? एक एक लाइन जो है आप समझिएगा। ये पहले K1 से K1 कट जाएगा, क्या बचेगा? अब बचेगा यहाँ पर लाग बचेगा 4 बचेगा बराबर, और यहाँ ऊपर लिखेंगे ई ए बचेगा पूरे का बटा, और पूरे का बटा में क्या क्या बच रहा है यहाँ पर? तो लिखेंगे यहाँ पर क्या है 2.303 गुणे 8.314 और गुणे, अब 313 में से 293 जब घटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर? 20 हो जाएगा। अब बटा, और बटा में नीचे क्या लिखेंगे? 293 गुणे जो है 293 गुणे 313 है। अब इस सबका जो है गुणा करना पड़ेगा, सबका गुणा करके जो है, और यहाँ देखिए लाग 4 का मान क्या है? तो लाग 4 का अगर मान देखेंगे तो लाग 4 का मान प्रश्न में दे दिया गया है। लाग 4 का मान 0.6021, ये लाग जो है 4 का मान हो गया बराबर 20 में ई के का गुणा होगा तो ये बनेगा 20 ई के नहीं, ई ए है, ठीक ना, ई ए हो जाएगा 20 ई ए हो गया। और 20 ई ए की जगह पर होने वाले इस सब का गुणा करना पड़ेगा। 2.303 का गुणा किस में होगा? 8.314 में गुणा होगा, और इसका गुणा 293 का गुणा जो है 313 में हो जाएगा, और सबका जब गुणा करके पुनः इसका गुणा होगा। अब इसमें जो गुणा कर लेंगे इसमें पूरे का गुणा हो जाएगा, इसका पूरा गुणा होगा। तो जब पूरा गुणा हो जाएगा तो इसमें क्या बनेगा? यहाँ पर लिखेंगे 20 ई, यहाँ लिखेंगे 20 ई ए बराबर हो गया। अब इसमें सबका गुणा करेंगे तो गुणा करके चेक कर लीजिएगा। 10 56 जो है 5 8 2.4 ये गुणा करने पाएगा, और ई ए को यहाँ पर रोक लेंगे, ई ए रुक जाएगा तो 20 जो है ना नीचे चला जाएगा। 20 जो है नीचे जाएगा तो क्या बनेगा? 10 जो है 56 58 2.4 बटा और 20 हो जाएगा, और 20 से जो इसमें क्या करेंगे? भाग कर देंगे। और जब 20 से भाग करेंगे तो यहाँ पर मान जो आएगा क्या लिखेंगे? ई ए, और ई ए का मान 20 से भाग देने पर कितना आएगा? 5 2 8 2 9.12 यहाँ जाएगा, और मात्रा क्या हो जाएगा यहाँ पर? जूल। क्या बनेगा? जूल हो जाएगा, और मोल का जो है इनवर्स हो जाएगा, जूल मोल का इनवर्स हो जाएगा। ये मान जो निकल गया
ये किसका आ गया, ई ए का। और ई ए का मान क्या है, इसका नाम है संकीर्ण ऊर्जा की जो है हम लोग गणना किए हैं। तो उसको हल करने में जो है एक एक लाइन को आपको समझाया गया कैसे जो है आंसर आया है। तो आप लोग अपने कापी में इसको जरूर हल करिए और उसको समझिए, जो गुणा जो किया गया है एक एक लाइन को जो है अच्छे से समझ लीजिए। अगर इसको किलो में लाना चाह रहे हैं, किलो में लाना चाह रहे हैं, तो अगर किलो से मतलब 1000 से भाग कर देंगे तो ये किलो में आ जाएगा। तो ई ए बराबर हो जाएगा 5, अब एक स्थान मतलब 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा 5 2 52 दशमलव हो जाएगा 52.82912। और यहाँ लिखेंगे किलो, लिख सकते हैं किलो जूल, किलो जूल मोल का जो है, मोल का इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे संकीर्ण ऊर्जा का मान जो है पूरा पूरा जो है निकल गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसमें गुणा करना पड़ेगा, गुणा करना है थोड़ा सा। देखिए थोड़ा सा ये गुणा जो है ना बड़ा है, तो ये गुणा को आप लोग जो है करके जो है सीखना पड़ेगा, गुणा को सीख लीजिएगा। और परीक्षा में जो है गुणा को जो है थोड़ा सा तेजी से करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में जो समय जो है बहुत कम रहता है, इसलिए गुणा को जो करके यहाँ भाग दिया गया है। तो यहाँ पर ई ए का मान निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे जो है अगला प्रश्न क्या है। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। अब यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, अब प्रश्न को समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो कारण सही समझाइए। निकिल यहाँ पे दिया गया है और जल दिया गया है, नीचे 6 घात है, ऊपर 2 प्लस है, का विलयन हरा रंग का होता है। जबकि जो है निकिल यहाँ पर दिया गया और साइनाइड नीचे 4 घात दिया है, 2 के ऊपर माइनस का विलयन रंगहीन होता है। तो कैसे यहाँ पे चेक करेंगे, तो सबसे पहले जो है ना पहला काम करेंगे कि जो पहला जो हम लोग चेक करना है, किस पे चेक करना है, एन आई है, एन आई और कोष्टक में क्या दिया है, H2O है। और यहाँ NiH2O है और नीचे जो दिया गया है 6 घात दिया गया है, यहाँ पे 6 घात है, कोष्टक बंद है। और पावर क्या दिया गया यहाँ पर, 2 के ऊपर जो है प्लस दिया गया है। अब इसको मुझे चेक करना है, जो Ni निकिल दिया गया है और यहाँ पे जो जल दिया गया है और नीचे 6 घात है, यह चेक करेंगे कि इसका जो विलयन है क्या वो हरे रंग का विलयन है। तो हरे रंग का विलयन लाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर निकिल का जो ना ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहला काम। लिखेंगे आपका माना Ni का जो है ना, माना Ni का जो है ऑक्सीकरण संख्या यक्स है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑक्सीकरण संख्या जो है यक्स हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या जो दिया गया है यहाँ पर यक्स मान लेंगे। अब निकिल का ऑक्सीकरण संख्या यक्स हो गया। अब निकिल के सामने क्या लिखेंगे, यक्स हो गया। यह एक्वा है, जल, जल का ऑक्सीकरण संख्या जो है 0 होता है, 6 से गुणा हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ 6 में जब 0 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 शून्य 0, यक्स प्लस जो है 0 बराबर 2 हो गया। 0 को छोड़ देंगे, यक्स बराबर 2, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 2 आ गया। अब यहाँ पर जो लिखेंगे निकिल, निकिल का जो रोल नंबर होता है ना, रोल नंबर 28 होता है, परमाणु क्रमांक 28 होता है। कैसे निकलेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ हो गया 18 हो गया, 18 और 18 और 2 20 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे यहाँ पर 8 28 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर 28 हो गया। अब निकिल में से जो है 2 यहाँ पर जो है, यहाँ 2 संयोजकता निकला है, तो इसमें निकिल के ऊपर क्या लिखेंगे, Ni के ऊपर लिखेंगे प्लस 2 घात लिख देंगे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, 3d पर 8 हो जाएगा। तो 3d पर 8 हो गया। अब यहाँ पे जो ना, यहाँ पर जो है इसका जो है 3d के लिए पहले यहाँ बनाएंगे, 3d के लिए जो है बॉक्स बना लेंगे। 3d के लिए 3d में कितने बॉक्स होते हैं, 4s के लिए बॉक्स बना सकते हैं, 4p के लिए जो है बॉक्स बना सकते हैं। तो इसमें जो है 3 बॉक्स होता है, इसमें 1 बॉक्स होता है, इसमें 5 बॉक्स होता है। कितने बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स। इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने पास है, 8 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेंगे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। 5 के बाद से लिखेंगे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर भर दिया गया, क्योंकि 3d पर कितने हैं, 3d पर जो है 8 इलेक्ट्रॉन है। देखेंगे 3d पर 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई मतलब यहाँ पर 4s, ये 4s होता है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। यह 4p होता है, क्योंकि इसमें 4 है ये नहीं है, और ना 4s है ना 4p है। अब यहाँ 3d पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे जो बना है निकिल, यहाँ पर जो जल है, जल है ना, यहाँ पर देख सकते हैं जल है। तो जल जो है यहाँ पर कैसा लिगेंड होता है, तो लिखेंगे H2O जो होता है ना, H2O एक जो है दुर्बल लिगेंड होता है। क्या होता है, H2O जो होता है ना, एक जो है दुर्बल लिगेंड होता है। जल जो है किस में आता है, दुर्बल लिगेंड है। लिखेंगे H2O जो है दुर्बल लिगेंड है। और जब दुर्बल लिगेंड होते हैं, दुर्बल लिगेंड है, तो अतः इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः ये लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो है, अतः इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का जो है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा,
इलेक्ट्रॉन का जो है युग्मन नहीं होगा। दुर्बल लिगेंड में जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन का जो है ना इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसका युग्मन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये दुर्बल लिगेंड है। अब अगला स्टेप में क्या बनेगा, तो अब पुनः जो है यहाँ बनाएंगे, तो यहाँ पे जो बनेगा पुनः जो है 5 बॉक्स बनाना रहता है, 5 बॉक्स। और 5 बॉक्स जब बनाएंगे यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 2 3 4 5 बॉक्स। इसमें इलेक्ट्रॉन को पुनः भरेंगे। अब इसमें युग्मन नहीं हो पाएगा, जोड़ा नहीं बैठ पाएगा। तो जब जोड़ा नहीं बैठ पाएगा 1 2 जो था वही रहेगा सेम, जितना था ऊपर जो है ऊपर एकदम सेम वही रहेगा। इसका युग्मन नहीं हो पाएगा। और जब युग्मन नहीं हो पाएगा तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें जो है ना इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन वो है इसमें, तो देखेंगे इसमें तो अयुग्मित है, मतलब इसमें खाली है, इसमें आपका जोड़ा नहीं बैठ पाया, इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गया है। लिखेंगे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है इसमें? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसमें अयुग्मित क्या है? इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि खाली है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका यौगिक कैसा होगा, तो कहेंगे इसका जो है यौगिक जो है कैसा होगा, तो कहेंगे यौगिक जो है रंगीन होते हैं। रंगीन मतलब अब यहाँ कौन सा कलर दिया है प्रश्न में, तो रंगीन में कलर दे दिया गया यहाँ पर कि यहाँ पर हरा रंग। रंगीन तो होगा, लेकिन रंगीन में कौन से कलर का होगा? अब रंगीन हो गया तो रंगीन मतलब हरा रंग है, तो यहाँ पर रंगीन में कोष्टक में लिख देंगे या हरा रंग का होगा, हरा कोष्टक बंद करके रंग का होगा, हरा रंग होगा। ठीक ना। अब याद रखिए रंगीन कब होते हैं, रंगीन कब होते हैं? जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह रंगीन होते हैं। और जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाएंगे मतलब पूरा जोड़ा बैठा रहेगा तो उसमें जो है रंगहीन होते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 गो इलेक्ट्रॉन जो है यह खाली है, मतलब इसमें अयुग्मित आ गया है। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इनका यौगिक क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। रंगीन में किस कलर का होगा? तो हरे रंग का होगा। अब एक और दिया गया प्रश्न में, इसको चेक करना है, तो इसको भी चेक कर लिया जाएगा कि निकिल यहाँ पर साइनाइड जो दिया गया है इसको चेक करेंगे। और ये बताया गया कि इसमें रंगहीन होता है, तो अब इसको चेक करके बताएंगे कि रंगहीन है कि नहीं है। तो इसको चेक किया जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे अब इनको, तो अब इनको चेक किया जाए, ठीक ना। अब यहाँ पे जो लिखेंगे NiCN, नीचे 4 घात है, CN साइनाइड है और ऊपर 2 माइनस दिया गया है। तो इसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। माना Ni का निकिल का जो है यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर निकिल का जो है ऑक्सीकरण जो संख्या बनेगा वह x मान लेते हैं। निकिल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? x है। अब x हो गया। अब निकिल के सामने क्या रखेंगे? x हो जाएगा, x हो गया। और CN का साइनाइड का ऑक्सीजन संख्या -1 होता है। 1 में 4 का गुणा कर लीजिए, बराबर 2 -2 के बराबर होगा क्योंकि माइनस दिया है। x -4 का नाम 4 -4 बराबर 2, 4 पक्षांतर करिए, x बराबर -2 प्लस में 4 हो जाएगा, 4 में 2 घटा देंगे, x बराबर 2। यहाँ पर भी ऑक्सीकरण संख्या 2 ही आ गया, तो इसमें भी ऑक्सीकरण संख्या 2 आ गया। अब निकिल का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कहेंगे 28 होता है। 28 का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d पर जो है 8 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें निकिल में से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर लेंगे, निकिल में से जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ये 4s2 खत्म हो जाएगा। क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इनमें 2 घात कम हो जाएगा तो क्या बनेगा? 3d पर 8 हो जाएगा। अब 3d पर 8 हो जाएगा तो अब यहाँ पर जो है कॉलम बनाएंगे। 3d के लिए पहले 5 बॉक्स रहता है, 5 बॉक्स इसमें, इसका 4s 4p ऐसे बनाते हैं। 4p में जो है 3 बॉक्स, इसमें 1 2 3 4 5 बॉक्स। इसमें इलेक्ट्रॉन को भरना है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है अभी है। तो यहाँ पे क्या है? CN का मतलब क्या है? साइनाइड। और साइनाइड जो होता है ना, ये जो होता है ना, ये दुर्बल लिगेंड नहीं होता, ये प्रबल लिगेंड होता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? CN जो होता है प्रबल लिगेंड होता है। CN जो है प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। और जो प्रबल लिगेंड होते हैं ना, प्रबल लिगेंड होते हैं तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है, जिसमें लिखेंगे यहाँ पर CN एक प्रबल लिगेंड है, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? युग्मन होगा। लिखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन का, इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का जो है इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा। युग्मन मतलब जोड़ा बैठाया जाएगा, युग्मन होगा, ठीक ना। तो ये जो बना है 3D में, 3D इसको कहा जाएगा, इसको 3D है, 3D में 8 है, ये 4s है, खाली है, कोई नहीं है 4p में, और 4p भी जो है खाली है। अब ये जो अलग अलग है ना, युग्मन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें साइनाइड है, साइनाइड लगा हुआ है, तो साइनाइड की वजह से ये जो है इसका युग्मित हो जाएगा या जोड़ा बैठ जाएगा। तो पुनः जो है बॉक्स यहाँ बनाएंगे और बॉक्स में बना करके पुनः जो है 5 बॉक्स जो बनाएंगे, क्योंकि 3D में जो है 1 2 3 4 5 बॉक्स, और यहाँ 4s 4p में 3 बॉक्स,
और यहाँ पर जो है 5 इलेक्ट्रॉन भरिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 2 2 4 हो गया और 6, 2 2 4 2 6 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिए, इसमें कहीं भी देख रहे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें युग्मित आ गया। क्या लिखेंगे इसमें जो है, क्या लिखेंगे इसमें क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब युग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है तो क्या होगा, जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है, और जब युग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा अतः क्या लिखाएगा, रंगहीन होगा। अतः अतः यौगिक कैसा होगा, अतः यौगिक रंगहीन होगा, रंगहीन होगा। रंगहीन कब होता है, जिसमें अयुग्मित आता है, जिसमें युग्मित पूरा भरा रहेगा तो हमेशा उस यौगिक कैसा होता है, रंगहीन होता है। याद रखिए, अगर उसमें खाली रहता, जोड़ा नहीं बैठा होता तो रंगीन होता है। रंगीन कब होगा, जिसमें अगर अयुग्मित है तो रंगीन, और जिसमें युग्मित है वह रंगहीन होता है। कितना आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया, और ऐसे क्वेश्चन हर साल के पेपर में पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।